नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। भोपाल की त्रिशा शर्मा की पूरी जिंदगी जो है इन दिनों पूरे देश भर के मीडिया पर छाई हुई है। वो क्या करती थी, शादी के वक्त वो क्या सोचती थी, क्या कहती थी, और फिलहाल उसकी मौत कैसे हुई है, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या वाकई में उसने सुसाइड किया है या उसे मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया? बहुत सारे सवाल हैं जिनका कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है। परिजन कह रहे हैं कि हमें मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा ही नहीं है कि हमें यहां से न्याय मिलेगा। दोबारा पोस्टमार्टम वो कराना चाहते थे, कोर्ट गए, कोर्ट ने कह दिया दोबारा पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। परिजन कह रहे हैं हम हाईकोर्ट जाएंगे लेकिन बेटी का दोबारा पोस्टमार्टम कराएंगे। और बात सिर्फ भोपाल की त्रिशा की होती तो समझ में आता, एक आध बार हो गया। भोपाल में एक के बाद एक 3 मामले अभी 2-3 दिन के अंदर सामने आ गए, जहां पर बेटी जो डोली में बिठाकर विदा की गई थी उसे अर्थी पर बिठा करके वापस लाया जा रहा है। आखिर मध्य प्रदेश में यह क्या हो रहा है? कांग्रेस कह रही है कि बेटियों को इंसाफ इस प्रदेश में नहीं मिलता, इसलिए या तो वो मार दी जाती हैं या खुदकुशी कर लेती हैं। पुलिस पर भरोसा नहीं है, यह बात कांग्रेस कह रही है, हम नहीं, बल्कि मृतका के परिजन कह रहे हैं। इससे साफ समझ में आता है कि कानून व्यवस्था की क्या हालत है। पर सवाल इससे आगे बढ़ जाता है जब हम दिल्ली, नोएडा, यूपी देखते हैं और वहां पर यह दिखता है कि एक के बाद एक, शहर दर शहर एक सी कहानी क्यों बयां हो रही है। जो लड़कियां अभी हाल में कुछ दिन पहले डोली में विदा हुई थी, उनकी चिताएं क्यों सज रही हैं? ससुराल है या काल है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। त्रिशा के परिजन जहां बार बार आरोप लगा रहे हैं कि वो जैसा चाह रहे हैं वैसे जांच नहीं हो पा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को लेकर वो संतुष्ट नहीं है। जिस बेल्ट से त्रिशा ने कथित तौर पर आत्महत्या की थी वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद दिया गया पुलिस के द्वारा, बहुत सारे सवाल लेकर के वो उठा रहे हैं। उधर जो त्रिशा के ससुराल पक्ष हैं वो लोग कह रहे हैं कि त्रिशा जो है उसके बारे में बेवजह की बातें बनाई जा रही हैं, उसने खुदकुशी की है, और वो अपने पक्ष में बहुत सारी दलीलें दे रहे हैं। तो त्रिशा के परिवार यानी कि त्रिशा के मायके पक्ष के वकील और त्रिशा की ससुराल पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, सबसे पहले ये सुनिए। परिवार द्वारा कुछ नंबर मुझे प्रोवाइड कराए गए हैं जो गिरिबाला सिंह हैं, सामर सिंह हैं, उनके वकील द्वारा ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका जब न्यायालय में लगी थी वहाँ गिरिबाला सिंह के कुछ कॉल रिकॉर्ड उन्होंने 12 और 13 तारीख के जमा करे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये आशंका है कि ये जो सारे नंबर हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। इनके इन्फ्लुएंस के कारण इन्वेस्टिगेशन भी स्लो चली है और कहीं ना कहीं एम्स ने जितने भी अपने दस्तावेज तैयार करे, जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। भले ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने लिगेचर नहीं दिया समय पे, आपने क्यों नहीं मांगा? तो इन एम्स के तो पूरी परिस्थितियां ही संदिग्ध जिसमें उन्होंने पूरी कार्रवाई करी है। यही तो परिवार की, यही तो दुखद बात है कि एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन क्या किसी के दबाव में काम करेगा? क्या उसको नहीं लगता कि जब एक केस प्रकरण उसके पास आया है, जो भी घटना घटी हो, आप प्रॉपर उसका जो आपका प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप करते कार्रवाई, और लिगेचर क्यों नहीं बुलवाया आप? और उन्होंने सबको नकारा घोषित कर दिया और हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस, हमारे डॉक्टर्स उनको सिर आंखों पे लेके बैठे। इस सबसे व्यथित होके हम अभी प्लान कर रहे हैं, हम एक याचिका भी प्रस्तुत करेंगे। हम स्वतः बोलेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि एजेंसीज के ऊपर इतना दबाव आ गया है। परपेचुअल मीडिया इंटरेक्शन ऑफ द पेरेंट्स एंड जो परिजन शब्द यूज किया है, कौन लोग हैं? मैं तो पढ़ता हूं कोई श्रीवास्तव जी हैं, रिटायर्ड फौजी अपने आप को बताते, वो भी परिजन, वो भाई हैं। तो कैसे भाई हो गए? वो श्रीवास्तव है, वो शर्मा है, मुझे समझ में नहीं। उस 4.5 महीने के दौरान 7 लाख से ऊपर रुपया सास और पति के द्वारा त्रिशा के खाते में जमा किए गए। दहेज लोभी ससुराल में इस तरह की बातें आपने कभी नहीं सुना होगा इस तरह का प्रकरण। प्रतिष्ठित संस्था एम्स की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, उसका वीडियोग्राफी की गई है। उसके बाद हमारी बहू, हमारी पत्नी के शव को क्षत विक्षत करने के लिए जबरदस्ती रोक के रखा गया है पिछले करीब 10 दिनों से। और आइए अब आपको वो बयान, वो फोन रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कथित तौर पर, जिसे लेकर परिजन बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब बेटी की सास यानी कि जो रिटायर्ड जज हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने हमारी त्रिशा के चरित्र पर बहुत गंदे इल्जाम लगाए, तंज कसे। तो त्रिशा के भाई और त्रिशा की सास के बीच की ये कथित ऑडियो बहुत वायरल है। ये सुनिए आप, इससे आपको समझ में आएगा
कि त्रिशा की मौत से पहले वहां चल क्या रहा था। ये बयान सुनिए दोनों। Once this has come to my knowledge that it's not one partner which she disclosed, she hid about other people also. She said, yeah, see, I asked, see, Hid with you. 8 minutes. She said, yes, I've been with other people also. I said, to what extent? And why was that? She said, no, it was just, I mean, hanging out and hanging out like you're dating. You know what you understand by Yes. dating. I said, I don't understand, but I understand what is sexual intimacy. Yes. So was it of that level? She said, yeah, sometimes it has been. Yes. So all I wanted to know is, I mean, are you trying to cross-question me? What are you doing? What are you doing? I'm not cross-questioning. No, it is my right to ask my daughter-in-law. कि अगर if you have been having, Will you be going out with other men? why not? Why not? After Why marriage, not? it will not be allowed. Of course, yes. This is just not allowed. Of course, yes. Exactly. In our Answer the households, it's not question. allowed. Why not? Bhaiya, please tell me you find it otherwise. और अब इस एक मामले की बात होती तो शायद ये डिबेट हम ना करते, हालांकि एक बेटी के भी लिए अगर इंसाफ चाहिए तो हम करते, लेकिन अब तो ये दिक्कत ये है कि हम इस पर बात ही कर रहे थे। ग्वालियर से 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं कि 3 केस आ गए। ससुराल में बेटियां गईं और चिता पर लौट रही हैं। वहां क्या हो रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। 14 अप्रैल 2025 में शादी की थी उसकी। उन्होंने बोला शादी अच्छी करना, हमने अच्छी शादी करी। उसके 4 महीने बाद फिर उनकी डिमांड बढ़ने लगी, ये लेके आओ वो लेके आओ घर से। वो जब जब घर पे आती थी, जब जब बताती थी कि ये मांग रहे हैं, हम लोगों ने 2-4 बार उनसे बात भी की है, तो वो लोग बोल रहे अब कुछ नहीं हुआ। 10-5 दिन पर रुकते, उसके बाद वही फिर उनकी डिमांड बढ़ने लगती। पापा से उन्होंने बोला था लेने आ जाओ, पापा ने बोला लेने भेज रहा हूँ। मैं लेने गया हूँ। आने वाली बात भी सामने आई, पर बताया जा रहा है पलक 3 दिन से रुकी रही थी घर में। घटना से पहले कुछ आया नहीं। वो इतना मुझे पता नहीं। वही इस पूरे मामले में मॉडल से सन्यासी बनी, फिर मॉडल बनी और फिर सन्यासी बनी हर्षा रिछारिया इस पूरे मामले को बेटियों की दहेज हत्या से जोड़कर देख रही हैं। क्या कह रही हैं सुनिए। त्रिशा शर्मा, पलक, दीपिका, हाल ही में 3 ऐसे केस जिसने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है, और कारण सिर्फ दहेज की भूखों का। जहाँ पे आप अपनी बेटी को भेजते हैं ये सोच के कि हम इतना तो दे रहे, इतना उनके लिए काफी होगा, लेकिन नहीं। कहते हैं ना कि मुंह पे खून लग गया तो अब वो तो नहीं जाएगा और नहीं मिलेगा, उस दिन आपकी बेटी का अंत निश्चित है। ऐसी ही दहेज की बलि चढ़ी हैं 3 बेटियां। और सबसे बुरी बात पता है क्या है कि मरने वाला तो मर जाता है या उसे मार दिया जाता है। कोई प्रताड़ित होके अपने माँ बाप की को और नहीं सताना चाहती है तो मर जाती हैं, और किसी को मार दिया जाता है, उसे सुसाइड करार दिया जाता है। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, त्रिशा की मौत के पीछे कितने राज, परिजनों को क्यों लगा एमपी में नहीं मिलेगा इंसाफ। ग्वालियर में लगातार 3 नवविवाहिता की मौत से सनसनी, डोलियों में जाती बेटियों की क्यों उठ रही अर्थी। कांग्रेस बोली प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं, बीजेपी बोली हर मुद्दे पर सियासत सही नहीं। एमपी में शहर शहर बेटियों का जीना हुआ मुहाल, क्यों ससुराल बन रही काल। सीधा सवाल यही पूछ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश तो बेटी बचाओ के लिए जाना जाता था। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे रुक कर लेता हूं अपने उन मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता गुंजन चौक से जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत करता हूं गुंजन जी आपका। हमारे साथ कनुप्रिया सत्तन प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं बहुत। मानवी तनेजा जानी मानी एक्ट्रेस में जुड़ गई हैं हमारे साथ, मानवी आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सांत्वना वेलकम टू माय शो। सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर सांत्वना आपके पास आता हूं। यह मध्य प्रदेश का एक मामला नहीं, पिछले 3 दिनों में यह चौथा मामला है। ग्वालियर अकेले में 3 मामले हैं जहां पर बेटियां जो कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले शादी होकर आई, उनकी मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में और परिजन आरोप लगाते हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। अब जब हम इतना ज्यादा समाज को विकसित मानते हैं, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, इतने सारे नियम कानून है बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, उसके बाद पढ़े लिखे लोगों के घर में भी ये हो रहा है और उन्हीं के घर में ज्यादा हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या मानती हैं आप सांत्वना? मुझे लगता है कि ज्यादा पढ़ लिख के उन लोगों को ये पता चल गया है कि कैसे आसानी से मार के ठिकाने लगाए जा सकते हैं। और खासकर जब साहिबा की बात की जाए तो वो कैसे मतलब अपनी बहू के मरने के बाद कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है उस लड़की का। हर अपने बयान में उनको दुख तो किसी बात का है ही नहीं कि उनकी बहू की मृत्यु हुई है। हर बात पे वो ऐसी
बारीक बारीक चीजें बोलती हैं जिससे कि लोग ये सोचने लगे कि अरे बहू ही का करेक्टर ठीक नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि लोग पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन स्त्री की गरिमा भूलते जा रहे हैं। और दूसरी बात, पढ़ने लिखने से इम्पोर्टेंट ये भी है कि महिलाओं को अपने अधिकार पता हो। अगर उनके साथ कोई वायलेंस होता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि दे कैन गो टू द पुलिस स्टेशन, दे कैन लॉन्च द FIR, ये उन्हें पता होना चाहिए। वो अबला नारी है ऐसा सोच के नहीं घर में बैठना चाहिए कि एक दिन उनको मार दिया जाए या मरने पे मजबूर कर दिया जाए, दोनों बातें। ठीक है, ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से गुंजन जी आपके पास। गुंजन जी, यहां प्रॉब्लम यह है कि ससुराल वालों पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। 2 दिन पहले ट्रिशा के पिता हमारे साथ जुड़े थे लाइव और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, मैं चाहता हूं मैं अपनी बेटी को दिल्ली एम्स ले जाऊं, वहां पर पोस्टमार्टम करा लूं। अब दिक्कत यह थी कि वो कह रहे थे कि मुझे प्रशासन अलाउ नहीं कर रहा, वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट भी अलाउ नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो भाई एक बात बताइए कि ससुराल पर भरोसा नहीं है, समझ में आ सकता है, एक पीड़ित मृतक का पिता ये क्यों कहने को मजबूर हुआ कि मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये तो हमें और आप सबको सोचना होगा। जिस प्रदेश से हम नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वहां पर आकर के किसी की बेटी दूसरे प्रदेश से जो आए, एक तो उसकी बेटी चली गई, ऊपर से उसका भरोसा भी चला गया कानून व्यवस्था पर, तो ये तो बड़ा सवाल उठता है। और बहुत सारे लूपहोल्स उन्होंने बताया कि एम्स में जब पोस्टमार्टम होने को जाती है बॉडी, तो नॉर्मल प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसीजर है कि पूछा जाता है किससे लटके बताइए ताकि हम गले के निशान और जिस फांसी के फंदे या बेल्ट से सुसाइड किया है उसको मिला सकें। आप तो लीगल मुझसे बहुत अच्छे जानती हैं, आप तो लीगल एक्सपर्ट हैं। बिना उसके पोस्टमार्टम हो जाता है और पोस्टमार्टम के बाद फिर पुलिस वाले TI साहब या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो जाकर के फिर बेल्ट देते हैं कि साहब इससे फांसी लगाई थी। तो जाहिर सी बात है अगर उनकी जगह मैं होऊंगा तो मेरे मन में भी सवाल होंगे, क्यों ऐसा? देखिए अभिलाष जी, आज जो मुद्दा है ये पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठ के ये समाज को दर्पण दिखाने वाला मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और जब आज मैं ये वक्तव्य रख रही हूं तो मैं एक अधिवक्ता के नाते भी आपसे बात रखूंगी, एक महिला होते हुए भी बात रखूंगी और फिर एक सरकार की वक्ता। देखिए अभिलाष जी, जब एक पिता की जो दशा है वो शायद आप और हम समझ सकते हैं कि वो दुखी है और इसीलिए शायद आज वो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन जब संविधान की मैं बात करूं तो संविधान में 4 उसके बेसिक अंग होते हैं। एक लेजिस्लेचर जो काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव जो अपना काम कर रहा है, जुडिशरी जो अपना काम कर रहा है, और चौथा मीडिया जो अपना काम कर रहा है। और त्रिशा का जो मामला है इसमें ये चारों ही बहुत ही एक्टिव रूप से सब काम कर रहे हैं। मीडिया के सामने भी जिस तरीके से दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, दोनों पक्षों ने जिस तरह एविडेंस रखा, पूरा मीडिया ट्रायल इस मामले में हुआ। जो जुडिशरी अपना काम कर रही है, आपने बोला जो पोस्टमार्टम की बात हुई है, देखिए इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मिले, पीड़ित पक्ष से मिले, पिताजी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें निष्पक्ष ट्रांसपेरेंसी से जांच होगी। SIT का गठन हुआ, 6 सदस्य मेंबर इसमें गठित की गए। कल ही मध्य प्रदेश शासन ने उपभोक्ता फोरम को भी इसमें एक इन्वेस्टिगेशन के लिए लेटर दिया, क्योंकि जो आरोपी पक्ष है, जो सास है त्रिशा की, वो वहां पर एक सिटिंग जज है, तो उस लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई शुरू हुई कि क्या उन्हें उस पद पर रहने का अधिकार है या नहीं। अगर हम इसके क्रूशियल पहलू पे बात करें तो हम इमोशनल एंगल अलग है मैटर का, जो हुआ बहुत दुखद हुआ लड़की के साथ। लेकिन हमें जब भी किसी इस तरीके के मैटर्स आते हैं, अभिलाष जी, मैं एक अधिवक्ता हूं, रोज ऑफिस में देख रही हूं, कई जगह पुरुष वर्ग भी केसेस लेके आ रहे हैं जहां कह रहे हैं कि मिसयूज ऑफ लॉ हुआ है। तो हमें जब ये बैलेंस क्रिएट करना होता है तभी कानून बना हुआ है, तभी प्रक्रिया बनी हुई है। रही बात पोस्टमार्टम की, तो वो न्यायालय में उन्होंने एप्लीकेशन लगाया, न्यायालय ने उसको डिसाइड किया। अब वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट के समक्ष एप्लीकेशंस लगी हुई हैं। तो जो पूरी प्रक्रिया है ये कानूनी रूप से ट्रांसपेरेंसी के साथ, फेयरनेस के साथ चल रही है। सरकार इसमें जितना
सहयोग कर सकती है, सरकार करने के लिए तैयार है, तत्पर है, और ये फर्ज भी है सरकार का। एक भी बच्ची की अगर दुखद मृत्यु होती है, उसके पीछे जो भी अपराधी है वो सलाखों के पीछे जाएंगे। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उस पिता को भी आश्वासन देती हूं कि वो मध्य प्रदेश में जांच हो, चाहे किसी और देश के किसी भी और प्रदेश में जांच निष्पक्ष होगी, क्योंकि हमारे देश में आज भी कानून पर भरोसा रखिए। कानून है, जुडिशरी है, गुंजन जी ठीक है, गुंजन जी ठीक है, और इन सबके साथ गुंजन जी माननीय हाईकोर्ट, आपने माननीय कोर्ट का हवाला दिया। माननीय कोर्ट ने कहा है कि उस बच्ची का, उस ट्विशा का शव निकाल करके -60 का जो डीप फ्रीजर रखा हुआ है उससे निकाल करके -80 वाली फ्रीजर में रख दीजिए, डीप फ्रीजर में, ताकि उसकी बॉडी डिके ना हो। मध्य प्रदेश में -80 का डीप फ्रीजर मिल नहीं पा रहा। अभिलाष जी, मेरी बात सुनिए, आप कोर्ट का ट्रांसपेरेंसी का हवाला दे रही हैं जी। उस बच्ची को, उसकी डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए -60 से -80 जो कोर्ट को कहना पड़ा, यह काम तो जांच एजेंसियों का है ना कि बॉडी को सुरक्षित रख लें, वो तक तो हो नहीं पा रहा है। पिता कह रहा है मुझे दोबारा पोस्टमार्टम कराना। अरे भाई, एक पिता ने अपनी बेटी खोई है, दोबारा क्या तिवारा करता तो उसको कोर्ट जाना क्यों पड़ा? मेरा सवाल यह है, मैं आपके पास आऊंगा। कनुप्रिया जी मुझे बताइए, एक पिता ने बेटी खो दी, आपने कहा हम पोस्टमार्टम करेंगे, करवा लीजिए। प्रक्रिया के तहत ही होता है ये। ना मैं भी उस दुख में समझ सकती हूं। गुंजन जी प्रक्रिया, गुंजन जी मैं बिल्कुल प्रक्रिया समझता हूं, मैं भी समझ सकती हूं। आप प्रक्रिया मुझे ये बता दीजिए, कौन सा नियम ये कहता है कि अगर कोई पिता अपनी बेटी का दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहे तो उसको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, हम उसको डेड बॉडी नहीं देंगे? प्रशासन या शासन क्यों नहीं कह सकता आप दोबारा नहीं 3 बार करा लीजिए? हमने कोई गलती की हो, अगर हमारे डॉक्टर ने गलती की तो पकड़ लीजिए। कनुप्रिया जी आपके पास आता हूं। कनुप्रिया जी, उस पिता की गुहार सिर्फ इतनी है कि मुझे मेरी बेटी का दिल्ली एम्स में दूसरा पोस्टमार्टम कराना है। उसके लिए पहले वो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ते रहे, मंत्रियों के हाथ पैर जोड़ते रहे, नहीं हो पाया। फिर वो कोर्ट गए और उनका साफ कहना है कि कोर्ट को भी प्रभावित किया गया है। आरोप लगा रहे हैं वो गिरिवाला के जुडिशियल पोस्ट पर होने के हवाला देते हुए कह रहे हैं कि आप उनका कॉल रिकॉर्ड चेक करा लीजिए, और वो लूप होल्स भी बता रहे हैं कि कहां कहां क्यों हमको लग रहा है कि गड़बड़ियां हुई हैं। तो सुसाइड का जो मटेरियल था वो नहीं दिया गया और बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। क्या ज्यादा मांग रहा है भाई एक पिता? यही कह रहा ना, आपने अपनी तसल्ली कर ली, अब मुझे अपनी तसल्ली कर लेने दो। उसको अदालत क्यों जाना पड़ रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। अभिलाष जी देखिए, ये बात है ना, जब मध्य प्रदेश की उन्होंने पुलिस पर ये कहा कि हमें विश्वास नहीं है, तो ये क्यों कहना पड़ा एक पिता को? कुछ तो ऐसा हुआ ही ना जो उसे ये लगा कि उसकी बेटी के साथ अन्याय हुआ और पुलिस प्रशासन उसका साथ नहीं दे रहा है। और ये जो नारा देती है सरकार, ये कहते हैं कि इस मुद्दे को राजनीतिक मत बनाओ। हम भी नहीं बनाना चाहते, हम भी बेटी के न्याय की बात कर रहे हैं। अगर आपके जो सीएम है वो मिलने जा सकते हैं, और अगर एक बेटी का पिता न्याय के लिए कह रहा है कि मैं दिल्ली एम्स में दोबारा उसका पोस्टमार्टम कराना चाहता हूं, तो इस बात पर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है? क्या एक सीएम के पास इतने राइट नहीं है कि वो ये कह सके कि हाँ आप ले जाओ और करवा लो? लेकिन ये लोग सिर्फ नारा देते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति वंदन। आप देखिए, इनके राज में 32,342 तो मामले हैं जो महिलाओं के खिलाफ हुए हैं, और विनाश की ओर हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है लगातार। हम जो देश में 5 प्रमुख राज्यों में है जहां पर महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं या उन पर सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। तो इसलिए एक पिता कैसे विश्वास करेगा वहां की सरकार पर, कैसे विश्वास करेगा वहां के प्रशासन पर, वहां की पुलिस पर, जो लगातार जो है उन्हीं का साथ दे रहे हैं जिनको हम आरोपी कह रहे हैं या जिन पर हमारी शक की सुइयां घूम रही है। एक पिता ने अपनी बेटी खो दी और उसके साथ साथ एक सास की भी तो बहू गई, लेकिन वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है अपनी बहू के लिए। अभी आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी, उस कॉल रिकॉर्डिंग में वो उसके भाई को लगातार ये कहने की कोशिश कर रही थी बार बार कि उसका तो कैरेक्टर खराब था। इसके अलावा मैंने एक और जगह ये भी पढ़ा था कि मरने से कुछ देर पहले ही, यानी कि 1 घंटे पहले उसने अपनी माँ से बात की थी और वो बार बार कह रही थी कि माँ मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं घर आना चाह रही हूँ। और अचानक उसके गेट बजे और उसने बोला मैं कॉल बैक करती हूँ। इसके बाद फोन कट गया। तो क्यों वो परिवार शक नहीं करेगा? और अगर वो परिवार शक कर रहा है तो क्यों हमारा प्रशासन, क्यों हमारी सरकार उसको सपोर्ट नहीं कर रही है? उसे क्यों नहीं ले जाने देते दिल्ली एम्स? तो सवाल उठते हैं, कह रहे हैं, पर ये नहीं समझेंगे। ये क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि बीजेपी में तो 54 ऐसे सांसद और विधायक है जिन पर खुद महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज है। तो ये कैसे एक पिता का दर्द समझेंगे? ये क्यों समझ पाएंगे उस पीड़ा को जो वो बाप वहां पर झेल रहा है?
ठीक है, ठीक है। मानवी, मैं आपके पास आता हूं। मानवी, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल नहीं करूंगा। देखिए, एक मिनट गुंजन जी आऊंगा आपके पास। गुंजन जी, मुझे मानवी जी को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। सेकंड राउंड में आपके पास आ रहा हूं। गुंजन जी, ठीक है। गुंजन जी, मैं मानवी जी के पास आ रहा हूं। मानवी जी, बिना पॉलिटिकल मैं किसी आर्ग्यूमेंट के आपसे सवाल लूंगा। महिलाओं का बहुत संवेदनशीलता से आप बात करती हैं। मुझे बताइए, ये तो 2-4 केस हैं। ये केस हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं, जो लगातार केस 1-2 आते हैं तो हम तो इनको कुछ मानते ही नहीं कि आज फिर एक दहेज के लिए एक बेटी जला दी गई, एक बहू की ने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब जब इस पर बहस छिड़ रही है तो क्या जरूरत है, क्या किया जाए? ये त्रिशा पढ़ी लिखी थी, उसके पास सोशल मीडिया था, उसके पास परिवार था, वो गुहार लगा रही थी। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या बच्चियों का दर्द कि इस लेवल पर वो पहुंच जा रही हैं? क्या अब हमारी भी काउंसलिंग होनी चाहिए? समाज के प्रहरी होने के नाते, समाज में हमारी जिनके घर में बहन बेटियां हैं उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि अगर बेटी थोड़ा बताए तो ज्यादा समझो। ऐसा वक्त है क्या? देखिए, 2-3 बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले कि अभी कोर्ट में केस गया नहीं है, लेकिन मीडिया, कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया ने पहले वर्डिक्ट सुना दिया। वर्डिक्ट सुनाने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक परसेप्शन बन गया, उन्होंने एक इल्यूजन बना दिया कि हाँ, यहाँ पे लड़के का परिवार खराब है, लड़की का जो परिवार है, त्रिशा का जो परिवार है, वो कहीं ना कहीं विक्टिम है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आप एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, कितने ऐसे केसेस हैं जो बाद में पता लगते हैं कि वो फॉल्स रिपोर्ट हुए हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 4% फॉल्स केसेस पुरुषों के खिलाफ गए हैं। अब और आखिरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत हैरानी की बात है, कुछ अगर फैक्ट्स आप देखें, जो मदर इन लॉ कह रही हैं कि उनके पास एक मनी ट्रेल है जिसमें 8 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं त्रिशा के पेरेंट्स के अकाउंट में। तो उनके पास कुछ सबूत हैं जिनके बेसिस पे वो बोल रही हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। त्रिशा को बहुत छोटी उम्र में इन्होंने मॉडलिंग में डाल दिया था। कहीं ना कहीं त्रिशा के जो माँ बाप हैं, उन्होंने त्रिशा को कमाई का जरिया बना के रखा था। पहले उससे मॉडलिंग से पैसे उन्होंने बटोरने चाहे, उसके बाद जैसे उनकी मदर इन लॉ ने कहा कि उनके पास मनी ट्रेल है। 8 लाख रुपए डॉवरी का केस तो लगा रही है, लेकिन 8 लाख तो उन्होंने त्रिशा के माँ बाप को दिया। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब उसकी प्रेगनेंसी पता लगी कि प्रेग्नेंट है, उसको काउंसलर के लेके गए, डॉक्टर के लेके गए, तो पहले दिन ही उसने बोल दिया कि मुझे बच्चा अडॉप्ट करना है। ठीक है, एक स्त्री चाहे बच्चा अडॉप्ट कर सकती है। डॉक्टर के कारण पूछने पे उसने कहा कि मैंने लार्ज अमाउंट ऑफ मैरिजुआना यूज करा है, खुद उसने कहा है, और ये सब कुछ पर्चे पे है, ये सब कुछ एविडेंट है, एविडेंस भी है। तो फिर मुझे लगता है कि इन कंक्लूजन पे आ जाना इतनी जल्दी बिल्कुल ठीक नहीं है। आप थोड़ा समय दीजिए, कोर्ट में जाने दीजिए, चार्जशीट तो जमा होने दीजिए। आप पहले एक वर्डिक्ट सुना दिए, लोगों में परसेप्शन और कैरेक्टर की बात अगर आप कह रहे हैं, वो भी पता लग जाएगा जब सीडीआर रिपोर्ट, व्हाट्सएप चैट और जो भी मोबाइल पर जांच करेगी या लैपटॉप अगर यूज करती है तो एक इन्वेस्टिगेशन होगी। और इन्वेस्टिगेशन कर कौन रहा है? सरकार किसकी है भोपाल में? अगर आईओ ने ठीक काम नहीं किया, आईओ पे इंक्वायरी बैठाइए, नया आईओ आप अपॉइंट कर दीजिए, या और बहुत सारे नई चीजें होती हैं। सीबीआई पे जाने की जरूरत ही क्या है जब आप उधर ही कर सकते हैं। तो मेरे आखिरी बात नहीं बोलना चाहती हूँ, मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे है कोई और दिखाने की बात कुछ और है। इसमें बात कुछ और थी, बताया कुछ और जा रहा है, तस्वीर कुछ और है और दिखाने की कोशिश कुछ और की जा रही है। तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ना दाल में कुछ काला लग रहा है त्रिशा की फैमिली से। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं वापस आ जाता हूं जल्दी से डॉक्टर सांत्वना आपके पास। डॉक्टर सांत्वना, मेरा सवाल जो है वो अब व्यापक है। हम एक ही केस पर अटक गए। मुझे लगता है ग्वालियर में 3 मौतें, नोएडा में दीपिका का मैटर हो या पलक का मैटर हो, लगातार हम देख रहे हैं कि ये एक साथ ये चीजें हाईलाइट हो रही हैं। होता तो रोज ही है ये समाज में। तो हम वैसे बहुत परिपक्व हो गए हैं, हमने बच्चों को अधिकार दे दिए। अब बच्चों को आप मार नहीं सकते, अब बच्चों को डांट नहीं सकते। हमने पुरुषों को अधिकार दे दिए हैं, अब हम पुरुषों के ऊपर अगर कोई स्त्री प्रताड़ना हो रही है उस पर बात करने लगे। तो समाज में बहुत जगह चेंज आया है, बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। पर ये जो दहेज हत्या या पारिवारिक कलह की वजह से सुसाइड, ये इसका आंकड़ा कम क्यों नहीं हो पा रहा? इसकी वजह क्या है? इस दिशा में हमने कोई तरक्की क्यों नहीं की? इस दिशा में हम थोड़े संस्कारी क्यों नहीं बने? डाटा की बात कर रहे हैं तो पहले मैं एक बार डाटा बता भी दूं कि हर 63 मिनट पर एक स्त्री का दहेज के कारण मृत्यु होती है। दूसरा, लगभग 7500 से लेकर 6500 जो एनुअल डेथ है वो दहेज के कारण हो रही हैं, और ये डेथ बलात्कार से ज्यादा है। तो ये डाटा तो मतलब या तो कांस्टेंट है या तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है कहीं भी। तो ऐसा क्या है? या तो लोग अपनी क्षमताओं के लिए इनसिक्योर है और उनको सब कुछ बहू से ही चाहिए,
या तो ये रीजन हो सकता है, जो कि मुझे मोस्टली सही लगता है, कि लड़के में या तो इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक गाड़ी कमा ले, घर खरीद ले, उसको सब कुछ बहू से चाहिए, या तो ये है कि धीरे मतलब जो विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, विमेन ऑब्जेक्ट बन गई है, या तो पैसे वसूलने का, और या तो उसको मतलब एक सामान की तरह यूज करो, जब मन आए मार दो, जब मन आए फेंक दो। इस तरीके से विमेन के साथ बिहेवियर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं कि अगर पुरुषों की क्षमता नहीं है शादी मतलब अपना घर बनाने की, कार खरीदने की, तो आप सपने मत देखो ना। आप शादी करके ले आते हो और किसी लड़की को आपका परिवार मिलके मार देता है, तो ये कहाँ से आप जस्टिफाई करोगे? दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ कि विमेन का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है, और आप देखिए कि जो गिरिबाला सिंह जी बार बार कह रही थी, एक तो उन्होंने गलत साइकेट्रिस्ट का नाम बताया, बोला उन्होंने कि डॉक्टर काकोली रॉय के पास गए थे और डॉक्टर काकोली रॉय ने मना कर दिया। फिर डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी आते हैं कि उन्होंने उनसे कंसल्ट किया गया था। वो अपनी बहुत सारी बातें झूठ बोल रही है अपनी बातों में। दो डॉक्टर हैं, फैक्ट्स को क्लियर कर लीजिए। दोनों काउंसलर हैं। हाँ, तो आप पहले अपने फैक्ट्स को देख के ना हम फिर से ना मानवी जी एंड सांत्वना जी, एक केस पर हम नहीं, मैं ओवरऑल अब बात कर रहा हूं, क्योंकि एक का नहीं ये मामला, मैं कह रहा हूं ना, नोएडा से लेकर ग्वालियर, ग्वालियर से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर दिल्ली, आखिर हम बाकी सब जगह तरक्की करने के बाद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस पर मैं बात कर रहा था। मैं कनुप्रिया जी के पास आता हूं। कनुप्रिया जी, विमेन का सपोर्ट नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं दूसरी विमेन भी रिस्पॉन्सिबल है कि इतनी अधिक संख्या में विमेन की हत्या हो रही है। मैं इस पॉइंट का कहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल साइकेट्रिस्ट, मतलब उनकी बहुत सारी बातें ऐसे गोल है, झूठ बोल रही है। ठीक है कनुप्रिया सत्तन जी, देखिए बिना पॉलिटिकल किसी चीज के मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप चारों महिलाओं को आज मैंने बुलाया ही इसलिए कि हम एज ए सोसाइटी हम कहां फेल हैं। अगर किसी मेल के साथ भी गड़बड़ होता है तो वो सफर करके सुसाइड कर लेता है, उसे न्याय नहीं मिल पाता, वो सुसाइड कर लेता है। ज्यादातर फीमेल के साथ गड़बड़ होता है, वो सुसाइड कर रही हैं। तो कहां दिक्कतें रह जा रही हैं? हमारे पास तो अब इतना सारा रिसर्च डेटा है, हमारे पास इतने सारे कानून है, हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं, फिर भी ये जो बेटी जो डोली में जा रही है वो अर्थी में क्यों आ रही है? इस पर लगाम कब लगेगी? आपके पास कोई रीजन, कोई सॉल्यूशन दिख रहा है इसका? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जांच में जो ढिलाई होती है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है ऐसे केसेस में। जैसे मानवी जी ने अभी कहा कि 4% लोग ऐसे भी हैं जो कि फेक रिकॉर्ड कराते हैं। अगर सही ढंग से जांच होती है तो सही अपराधी तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन जांच में ही शुरुआत से ही ढिलाई होती है। चाहे हम किसी भी केस की बात करें, चाहे आप ट्विशा की बात करें, चाहे आप रजक परिवार की बात करें, सभी के साथ यही मुद्दा है कि जो वहां प्रशासन पहुंचता है, जब पुलिस पहुंचती है, तो वो जल्दी जल्दी उस केस को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये जो लगातार बढ़ रहे हैं, ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, इन पे लगाम लगाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि एक तरफ तो समाज भी इसके लिए जागे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारी सरकार को, हमारा जो गृह मंत्रालय विभाग है, वो इस पर थोड़ा एक्टिव हो, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये केस बढ़ रहे हैं, इस पर चिंता करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और उनको सोचना चाहिए कि हम कैसे प्रदेश में बढ़ रहे इन अपराधों पर रोक लगाएं, या किस तरह से कोई एक नया प्रभार किसी को सौंपे जो इसके बारे में सोचे, इसके बारे में चर्चा करे, और कानून के साथ मिलकर किसी एक समिति का गठन करे जिस पर महिलाएं भी अपना एक फोरम बना देने से कुछ नहीं होता। देखिए, अगर आप बात करते हैं ना, न्यायालय जाती है जब महिलाएं, कभी उनके घर में खटपट होती है, और जिस तरीके से जब ये न्यायालय पहुंचती है, मुझसे अच्छा तो गुंजन जी जानती होंगी ये कि क्या होता है फैमिली कोर्ट में। तो वहां तक जाने के पहले कोई एक ऐसी जगह, कोई एक ऐसी समझ भी होनी चाहिए। और लड़कियों की जब हम शादी करते हैं, ये जो दहेज का क्लॉज है, इसे खत्म करने के बारे में हमें सोचना चाहिए। आज हम इतने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये दहेज का कीड़ा जो है वो आज भी हमारे समाज में है ना। आप अगर कैसे भी देखेंगे नजर आता ही है, तो इसे रोकने के लिए भी हमें कुछ करना होगा। और क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, तो जो सत्ता में बैठा है हम उनसे ही कहेंगे कि आपको ये कदम उठाना चाहिए। ठीक गुंजन, आपके पास मैं आता हूं। गुंजन जी, मुझे ये सवाल बिल्कुल आपसे बीजेपी के लीडर के तौर पर नहीं, बल्कि एक महिला और एक कानूनविद के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कहां कमी रह जाती है? ये बार बार क्यों हो रहा है? क्या हमारी लॉ प्रोसीजर्स बहुत लंबी हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो ढीली हो जाती हैं? एक महिला होकर के आप बेहतर समझ सकती हैं, क्योंकि आप देखती हैं वो प्रोसीजर्स को। कहां आपको लगता है कमी रह जा रही है?
अभिलाष जी, देखिए, आपके आज एक प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं भी आपके दर्शकों का ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आपने शुरुआत की थी कि आज चारों महिलाओं को आपने बैठाया है। ये राजनीति से परे, आरोप प्रत्यारोप से परे होना चाहिए था। एक बच्ची जो शांत हो गई है, उस पर भी अगर हम कैरेक्टर उसका आज भी असैसिनेट कर रहे हैं, ये विपक्षी को, ये विरोधी दल को नहीं करना चाहिए, आरोपी पक्ष को नहीं करना चाहिए। वही अगर मैं दूसरे रूप में बात करूं तो जो आरोपी पक्ष है अभी वो अंडर ट्रायल है, अभी प्रूव नहीं हुआ है, तो उनके ऊपर भी एक नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको सोल्यूशन पे लेके आना चाहती हूँ। हमें कॉज पर, हमें प्रिवेंशन पर, हमें अवेयरनेस पर जाना पड़ेगा, हमें इसके सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा। अभिलाष जी, ये एक मुद्दा नहीं है, ये व्यापक है, ये हमारे समाज का एक दर्पण है जो अब दिख रहा है। हमें जड़ों पर जाना पड़ेगा और वो जड़ है हमारा परिवार का अपनापन खत्म होता जा रहा है, हमारी आपसी बातचीत खत्म होती जा रही है। बच्चियां आज खुलकर अपने माता पिता से बात नहीं कर पाती हैं। हम समाज के सामने बोलने को तैयार है, लेकिन शायद माता पिता के सामने खुलकर नहीं बोलते हैं। हमारे अंदर कानून तो बहुत बन गया हमारे देश में, लेकिन उस कानून की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। अपराध घटित होने से पहले उस अपराध को रोकने के लिए आपको और हमको, कानून को, सरकार को, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि ना आप किसी के घर की बच्ची, ना किसी के घर का बेटा इस तरीके से प्रताड़ित हो और ना इस तरीके के हमको डिबेट्स करने की आगे जरूरत पड़े। मानवी, मैं आपसे पास ये सवाल लेकर आता हूं। मानवी, मैंने देखा है कि इस तरह के मामलों में हमको, मुझे लगता है कि संवेदनशीलता शायद हमारे समाज में है नहीं, क्योंकि पहले हम रहते थे एक सामूहिक परिवार में और हम अकेले हो गए, और हमको लगता है कि अभी मानसिक तौर पर हम उतने ही मजबूत हैं। विदेशों में क्या होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हो या आम आदमी हो, अगर उसके बिहेवियर में थोड़ा बहुत भी चेंजेस नजर आते हैं, वो डिप्रेशन के स्लाइड से इंडिकेशन भी देता है, तो उसे बहुत जल्दी वहां पर बेसिक नीड मिल जाती है। क्या अब हमें उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मनोवैज्ञानिक दबाव को समझने के लिए पूरा सिस्टम खड़ा करना होगा, परिवार के लोगों को सिखाना होगा कि भाई आपका भाई बहन अगर डिप्रेशन में है तो इंडिकेशन समझिए। वो जो त्रिशा की बात हो या बाकी पलक की बात हो, ये लोग अपने परिजनों से कह रही थी कि हम परेशान हैं, वो समझ ही नहीं पाए। मैं कह रहा हूं कोई भी वजह है मौत की, पर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो इस तरह का या तो कदम उठा लेंगे, उनके साथ ये हो जाएगा। देखिए, अगर आप सिर्फ त्रिशा की बात कर रहे हैं तो वैसे वो स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज थी और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ लड़की के जो परिवार है वो उसको ब्लेम करा जा सकता है, वो ब्लेम के हकदार है। क्योंकि अगर आपकी बेटी की एक बार शादी हो गई तो आपने शादी करके उसको पराया नहीं कर दिया, वो आप ही की बेटी है। अगर आपकी बेटी को वहां पे प्रॉब्लम हो रही है इन-लॉज में और अगर आपसे वो कुछ डिस्कस कर रही है तो आपको उसका बैक बनना है, आपको उसका सपोर्ट बनना है। रेड फ्लैग्स बहुत होते हैं मैरिज में, ये नहीं कि अगर हम होल में बात करें कि अभी, क्योंकि इस केस का तो पता नहीं लगा कि अगर वो सच्ची में वहां पे बहुत परेशान थी तो क्या था कि पेरेंट्स, ऐसी क्या मजबूरी थी पेरेंट्स की जो त्रिशा को वहां से अपने घर नहीं लेके आए। जैसे सास ने बहुत बार कहा कि हमने बोला था कि हम पेरेंट्स के घर चले जाओ, उसकी फादर से नहीं बनती थी, उसके ब्रदर से ठीक रिलेशन थे, फादर से बिल्कुल अच्छे रिलेशन नहीं थे। त्रिशा की मदर इन लॉ ने यह भी बोला था कि आप आकर के भी यहाँ रहो, और इन सब चीजों का उनके पास सबूत है, वो ऐसे नहीं बोल रही हैं। उनके पास सब चीजों का, जैसे चैट है या सब कुछ का सबूत है, लेकिन रेड फ्लैग्स होने के बाद भी अपनी बेटी को वहां पे छोड़ देना मरने के लिए कहीं पे भी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़की के माँ बाप को ही हम ब्लेम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, चाहे कोई भी पक्ष हो, लेकिन इसका निदान जरूरी है, क्योंकि बेटियां या बेटे परिवार की भविष्य की पीढ़ी होते हैं, और उनका ऐसे चले जाना कि वो अपनी बात ढंग से बोल भी नहीं पाए, और उसके बाद ये भी पता ना लग पाना कि आखिर वजह क्या थी, किसी ने मार दिया या खुद सुसाइड कर दिया। लटके रहिए, केस में जाते रहिए, कानूनी पेचीदगियां तो आप इस देश की जानते ही हैं, पर इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। अब कोशिश करते हैं कि समाज में थोड़ी सहानुभूति आए, संवेदनशीलता आए और इस मामले को और गंभीरता से देखा जाए। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा गुंजन जी, कनू जी आपका, मानवी जी और डॉक्टर सांत्वना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।